हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 5th यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं आज उन्हीं सब कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक स्टडीज़, देन उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है एंड प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको अप्लाइड फिजिक्स 1 का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर भी मिलेगा एंड अप्लाइड फिजिक्स के बाकी जितने भी क्लासेस हम लोगों ने किए हैं वो सभी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, उसको हम लोग देखेंगे एंड इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एक कर्व के माध्यम से, जिसका नाम है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। इस कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसके बारे में सीखते हैं एंड इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स के साथ सीखने वाले हैं। एंड सबके आखिर में हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। ओके, तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हेडिंग लगाते हैं। पहला टॉपिक दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, क्या होता है ये कर्व? देखो दोस्तों, ये जो कर्व है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये किसी भी मटेरियल बॉडी का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट लोडिंग में कोई भी मटेरियल बॉडी जो बिहेवियर दिखाता है उसी को हम लोग इस कर्व में प्लॉट करते हैं एंड इससे हमें क्या पता चलता है, कोई भी मटेरियल बॉडी का जो बिहेवियर है, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रिलेशन है, डिफरेंट लोडिंग में कोई भी मेटल बॉडी जो भी बिहेव करता है वो सभी हमें इस कर्व से पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस कर्व के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों चलो, अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई भी मेटेरियल बॉडी, ये हम लोगों ने मेटेरियल बॉडी लिए हैं एंड इसका लेंथ है L। ठीक है, ओके, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? L है। अब जब हम लोग इसको ऐसे लोड देंगे, दोनों तरफ से टेंसाइल लोड देंगे, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोगों ने क्या दिए हैं? टेंसाइल लोड दिए हैं। दोनों तरफ से हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे एंड अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ हम लोग इसको खींचेंगे। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? इसमें देखने को मिलेगा कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ऐसा इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है? मान लेते हैं ये है DL। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है इसको अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिला है। ठीक है, इस बॉडी में क्या देखने को मिला है? डिफॉर्मेशन देखने को मिला है। इसका ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन था वो अब चेंज हो गया है। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओनली L था एंड फाइनल लेंथ कितना हुआ फोर्स लगाने के बाद? फाइनल लेंथ कितना हुआ है? L प्लस डेल्टा L। तो चेंज कितना हुआ है? चेंज इन लेंथ L प्लस डेल्टा L माइनस L, मतलब सिर्फ डेल्टा L चेंज हुआ है। ओके, चेंज कितना हुआ है? डेल्टा L हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो डिफॉर्मेशन इसमें हुआ है फोर्स लगाने के बाद, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन के माध्यम से। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे कितना डायमेंशन चेंज हुआ है? डेल्टा L। ओरिजिनल डायमेंशन क्या था? L था। ओके, क्योंकि इस मटेरियल बॉडी के लिए लेंथ चेंज हुआ है तो ये जो स्ट्रेन होगा इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा था। अब देखो, अब इतना तो चेंज हो गया है ना, तो जब हम लोग इस फोर्स को रिमूव कर देंगे, कंप्लीटली फोर्स अप्लाई करना हम लोग छोड़ देंगे, तो ये जो मटेरियल बॉडी है इसमें एक टेंडेंसी होता है दोस्तों, ये वापस अपना ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाना चाहता है। इसका ये टेंडेंसी होता है, हर एक मटेरियल बॉडी का ऐसा टेंडेंसी होता है जिसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या है, फोर्स को हम लोगों ने हटा दिए हैं तो ये मटेरियल बॉडी वापस अपना जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें जाना चाहेगा। मतलब ये अब रेड वाला धीरे धीरे अंदर जाना चाहेगा। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि मटेरियल बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, एक फोर्स डेवलप होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
ओके, तो वो फोर्स कैसा रहेगा जो डेवलप होगा भीतर, उसको हम लोग ऐसे ब्लू कलर में दिखाते हैं। तो फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि देखो ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये जो आपको रेड लाइन देखने को मिल रहा है, ये धीरे धीरे इधर लाना चाहेगा, इसलिए इस तरह का फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, इस तरह का फोर्स ये डेवलप हुआ है। तो इस फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? इस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस के माध्यम से। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स डेवलप हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो ये पूरा घटना को फिर से एनालाइज करते हैं। ये मटेरियल बॉडी था, सबसे पहले तो क्या, इसका ओरिजिनल लेंथ L था। इसके बाद हम लोगों ने लगाए हैं फोर्स लगाने के बाद इसमें आया डिफॉर्मेशन, मतलब ये थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो गया है। इस इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। एंड इस डिफॉर्मेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेन के माध्यम से। ओके, एंड जब हम लोग फोर्स को हटा देंगे, फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये जो मटेरियल बॉडी है ये अपने पुराने वाले जो कन्फिगरेशन है, ओरिजिनल कन्फिगरेशन, उसमें वापस जाना चाहेगा। एंड जिसके लिए इसके भीतर क्या होगा? एक फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स डेवलप होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो अब आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के बीच में कौन सा फंडामेंटल होता है? ठीक है, which one is the fundamental for material body? यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। तो इन दोनों में से कौन सा फंडामेंटल है? ठीक है, कौन सा मौलिक है? ओके, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा जो पहले डेवलप होता है, जो पहले आता है, उसी को हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। क्योंकि बाद वाला जो आता है, बाद में जो आता है, वो तो पहले वाले में डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो इस केस में पूरा केस एनालाइज करने के बाद हमें यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि ये जो स्ट्रेन है ये फंडामेंटल होता है। दिस इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इतना चेंज ना आया होता तो ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ये आपका नहीं आया होता। ठीक है, अगर इसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आया होता तो फिर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रेन नहीं आएगा तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा, अगर स्ट्रेन आएगा तो फिर स्ट्रेस आएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल बॉडी के लिए ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि एक्सप्लेन करो क्यों स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। स्ट्रेन स्ट्रेस से ज़्यादा फंडामेंटल क्यों है, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको इस तरह का आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले तो लिखेंगे जो स्ट्रेन होता है, जब हम लोग किसी भी मटेरियल बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के साथ उसमें क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन को हम लोग कैसे शो कराते हैं? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन के माध्यम से। एंड उसी स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए आएगा आपका स्ट्रेस। दैट इज़ वाई स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेन पहले आता है एंड उसके ऊपर डिपेंड करके आता है आपका स्ट्रेस। तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया है। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्या, कर्व में। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कराता है दोस्तों? द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मटेरियल बॉडी। चलो इस कर्व के बारे में 2-3 लाइन तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। आप अगर नोट करके रखते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व represents the stress strain relationship and the relationship and the behavior of the material body under different loading conditions, different loading
कंडीशंस। ओके, तो ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है दोस्तों, ये किसी भी मैटेरियल बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। उस मैटेरियल बॉडी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कैसा है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड उसी के साथ साथ डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में मटेरियल किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है वो भी हमें पता चलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ओके दोस्तों, चलो ये तो हो गया जनरल सा इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल बॉडी को हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर कोई मशीन डिज़ाइन करेंगे, तो मशीन में हम लोग किसी भी मेंबर के लिए कोई भी मटेरियल बॉडी को यूज़ करेंगे, तब हमें उस मटेरियल बॉडी का बिहेवियर जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम लोग मटेरियल बॉडी में क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर होते हैं वो क्या करता है, लोड कैरी करता है, ठीक है। तो उस मटेरियल बॉडी में हम लोग जब लोड लगाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, कितना लोड वो सह सकता है, कितना लोड में उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्रैक्स देखने को मिलेगा। तो वो सभी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगा, किसी भी मटेरियल बॉडी के लिए वो सभी चीज़ें हमें पता चलेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से। तो ये होता है इम्पोर्टेंस, मटेरियल बॉडी का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो कर्व है कैसा दिखता है, ठीक है। चलो अभी कर्व को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, कर्व को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो लाइन खींचना होगा, एक तो वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल लाइन, एंड यहाँ से हम लोग खींचेंगे ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन पे किसको रखेंगे, स्ट्रेस को या फिर स्ट्रेन को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग किसको रखेंगे, स्ट्रेस को या फिर स्ट्रेन को। तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों, इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है आपके वाइवा में। ओके, चलो वाइवा में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसको रखा जाता है, ठीक है, या फिर वर्टिकल लाइन पे किसको रखा जाता है एंड क्यों रखा जाता है। अगर हम लोग ऐसा ना करके वैसा करते तो क्या होता। तो इस तरह के सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो आप एक बात याद कर लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को रखते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड वर्टिकल लाइन पे हम लोग किसको रखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में कौन ज़्यादा फंडामेंटल है, ये बात मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया, कौन ज़्यादा फंडामेंटल है, स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन को हम लोग रखेंगे नीचे, स्ट्रेन को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। स्ट्रेन बोले तो ई, ठीक है। एंड वर्टिकल में किसको रखेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी और लेस फंडामेंटल क्वांटिटी। लेस फंडामेंटल क्वांटिटी इस केस में क्या है, स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्ट्रेस। तो बात समझ में आया। स्ट्रेन को हम लोग क्यों रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेन ज़्यादा फंडामेंटल है, ठीक है, स्ट्रेन आपका ज़्यादा फंडामेंटल है एंड स्ट्रेस जो है दोस्तों वो लेस फंडामेंटल है एंड डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्ट्रेन के ऊपर। क्योंकि अगर स्ट्रेन नहीं आएगा तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा, स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस आएगा। ओके, स्ट्रेस जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन क्या, स्ट्रेन, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को यहाँ पे एंड स्ट्रेन को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा। एक लोहे का रॉड लेते हैं, जैसे कि सरिया, ठीक है, एक लोहे का छोटा सा सरिया लेते हैं हम लोग। इनिशियल कंडीशन पे इस लोहे के रॉड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेन इज जीरो एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो जीरो। इनिशियल कंडीशन पे स्ट्रेन जीरो, स्ट्रेस जीरो, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 0। इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग अभी मार्क कर लेंगे, ये होगा 0। ओके, चलो अब इस लोहे के रॉड में हम लोग ऐसे लोड लगाएंगे, ठीक है, इस लोहे के रॉड में हम लोग लोड लगाएंगे। लोड लगाने से क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें चेंज आएगा, इसका लेंथ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ने का मतलब है, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, इसमें आएगा अभी
स्ट्रेन, ठीक है, इसमें आएगा क्या, स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ स्ट्रेस जो है दोस्तों, स्ट्रेस भी डेवलप होगा, वो भी बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि एक पॉइंट तक ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो ऐसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग लोड को और भी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। एंड इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन है थोड़ा सा इधर झुक रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका, दैट इज़ पॉइंट बी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि ये जो कर्व है ये अचानक से नीचे की तरफ जाता है। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट जाने के बाद ये अभी ऊपर उठेगा एंड ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये जो कर्व हमारा है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट को लेंगे, दैट इज़ पॉइंट डी, एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे ई। चलो, अब इस लाइन को हम लोग इसके साथ रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन पे इस पर कोई भी फोर्स नहीं था, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों ही ज़ीरो था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे था। अब हम लोग अगर इसको लोड लगाएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब इसमें धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ स्ट्रेस भी आएगा आपका, स्ट्रेन भी इधर बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस पॉइंट तक, अप टू पॉइंट ए, ठीक है, अप टू पॉइंट ए, अप टू पॉइंट ए, पॉइंट ए तक स्ट्रेस जो है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, स्ट्रेन के साथ, ठीक है। अप टू पॉइंट ए जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहाँ तक आपका जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा रहता है। देन उसके बाद स्लाइटली ये थोड़ा सा इधर झुक जाता है। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। एंड इसको हाई यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, यील्ड पॉइंट, हाई यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो चलो, अब ए तक तो हम लोग पहुंच चुके थे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ओके, एंड स्ट्रेन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अगर पहुँच गया है स्ट्रेस, इसके बाद अगर हम लोग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो मटेरियल बॉडी क्या करेगा, वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस चला जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अप टू पॉइंट बी, अप टू पॉइंट बी, ठीक है, अप टू पॉइंट बी कोई भी मटेरियल बॉडी इलास्टिक जैसा बिहेव करता है, इलास्टिक बॉडी जैसा बिहेव करता है, तो इसीलिए इस पॉइंट का नाम है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक पॉइंट और इलास्टिक लिमिट भी हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई भी मटेरियल बॉडी जो है वो इलास्टिक बॉडी जैसा बिहेव करता है। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर हम लोग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो कोई भी मटेरियल बॉडी अपने आप अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिगेन कर लेगा, उसमें चला जाएगा। तो इस पॉइंट को इसीलिए हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। एंड इसको हाई यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, हाई यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मटेरियल बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है, चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स को इंक्रीज करते रहेंगे, तो इस मटेरियल बॉडी में जो लंबाई, जो इसमें इलोंगेशन आएगा, जो इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, जो इसका लेंथ यहाँ तक बढ़ेगा, तो इस पॉइंट के बाद ये पूरा लेंथ, ठीक है, ये पूरा लेंथ आपका क्या वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जा पाएगा। मान लेते हैं इतना गया है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये जो इलोंगेशन हुआ है ये कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल
कन्फिगरेशन जैसा नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग हाई यील्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यील्ड जो है शुरू होता है, डिफॉर्मेशन शुरू होता है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पूरा रीजन को, चलो अभी ब्लू से थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट तक ये जो पूरा एरिया होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, ठीक है, इलास्टिक रीजन, क्योंकि इस एरिया में कोई भी मेटल बॉडी अगर फॉल करता है तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को रिगेन कर सकता है, अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन जैसा वापस जा सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं जा पाएगा। इसके बाद जो रीजन आता है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि शायद फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन होगा, मतलब डिफॉर्मेशन कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं सी पॉइंट का। सी पॉइंट का जो नाम है वो है लो यील्ड पॉइंट। लो यील्ड पॉइंट क्योंकि देखो यहाँ तक इस वाले पॉइंट पे बी से सी तक इस वाले लाइन पे अगर बॉडी, हमारा मटेरियल बॉडी फॉल करता है तो वो थोड़ा बहुत अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन पे वापस जा पाएगा, लेकिन सी पॉइंट के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट होगा, जितना ये लंबा हो जाएगा उतना ही लंबा होके रह जाएगा। ठीक है, उतना ही लंबा होके रह जाएगा, थोड़ा सा भी वो अपने वापस बैक नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी रिड्यूस नहीं होगा, वो उसी कंडीशन पे रह जाएगा। ठीक है, एंड चलो अब उसके बाद भी अगर हम लोग लोड को ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, लोड को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेन ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एंड लेकिन स्ट्रेस जो है दोस्तों वो अब ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद वो अचानक से ऊपर बढ़ने लगेगा एंड यहाँ तक जाएगा। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, किसी भी मटेरियल बॉडी इतना स्ट्रेस तक सह सकता है। ठीक है, इसके आगे वो सह नहीं पाएगा, टूट जाएगा। ओके, कोई भी मटेरियल बॉडी इतना तक सह सकता है। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल बॉडी कैन विथस्टैंड और सस्टेन। ठीक है, इतना तक वो सह पाएगा। उसके आगे अगर जाते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मेटल बॉडी क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। एक मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कि कोई भी मेटल बॉडी सह सकता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। एंड उसके बाद अगर हम लोग फिर से लोड को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है ना, इस रॉड को अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वो एक मैक्सिमम स्टेज तक पहुंचने के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो रीजन होता है ये होता है आपका इलास्टिक रीजन, एंड ये वाला रीजन क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक रीजन होता है, क्योंकि इस रीजन पे जितना भी डिफॉर्मेशन होता है वो आपका क्या, बैक नहीं आता, आगे पहले जैसा नहीं होता। ओके, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को, पहले प्रोपोर्शनल पॉइंट, फिर इलास्टिक लिमिट, ओके, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। चलो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, इस वाले पार्ट को ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो इतना तो आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग चलते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने तो पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। चलो हेडिंग लगाएंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए दैट इज
प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट इट इज द रीजन, ठीक है, इट इज द रीजन इन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व दैट ओबेस हुक्स लॉ। ठीक है, इस रीजन में क्या करता है दोस्तों? हुक्स लॉ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस रीजन में कोई भी मटेरियल बॉडी क्या करता है? हुक्स लॉ को ओबे करता है। इट इज द रीजन इन व्हिच स्ट्रेस स्ट्रेन ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, इन दिस रीजन the stress is directly proportional to the strain। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, ठीक है, अप टू पॉइंट ए स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। पॉइंट बी पे चले आते हैं। पॉइंट बी क्या है दोस्तों? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, पॉइंट बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। इट इज द पॉइंट up to which the material body can regain its original configuration। okay, original configuration after the removal of deforming force। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ तक क्या कोई भी मटेरियल बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर सकता है। जब हम लोग उसमें से लोड को हटा देंगे, उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, तब वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर सकता है। यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सी पॉइंट नहीं, इसका एक और नाम था, दैट इज यील्डिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट। ठीक है, हाई यील्ड पॉइंट या फिर यील्ड पॉइंट, हाई यील्ड पॉइंट। ओके, इट इज द पॉइंट आफ्टर और बियॉन्ड, बियॉन्ड लिखते हैं, बियॉन्ड बोले तो इसके बाद, बियॉन्ड व्हिच द मटेरियल बॉडी स्टार्ट्स डिफॉर्मिंग प्लास्टिकली। ओके, इस पॉइंट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर सकता है, प्लास्टिकली। ठीक है, तो ये हो गया हाई यील्ड पॉइंट। ओके दोस्तों, 3 पॉइंट का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग अभी लो यील्ड पॉइंट को देख लेते हैं, देन उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, किस पॉइंट का क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ तक क्या होता है, ये सभी बातें आपको याद रखना है। चलो अभी बात करेंगे हम लोग पॉइंट सी, दैट इज लो यील्ड पॉइंट। ठीक है, लो यील्ड पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट बियॉन्ड
which the material body, या फिर material भी हम लोग लिख सकते हैं, the material body deform completely प्लास्टिकली, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो उसमें से थोड़ा भी आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस नहीं जाएगा, मतलब कंप्लीट डिफॉर्मेशन। ओके, चलो अब पॉइंट डी की बात करते हैं, दैट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। It is the maximum stress that a material body can withstand, और सस्टेन भी लिख सकते हैं आप, सस्टेन, ठीक है, और सस्टेन भी लिख सकते हैं। चलो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो can withstand or sustain without failure, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या है? ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि कोई भी मेटल बॉडी विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है, फेल ना होके मतलब ब्रेक ना होके, टूटने से पहले। कोई भी मटेरियल बॉडी टूट जाने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है वही है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? लास्ट पॉइंट है आपका ई पॉइंट, दैट इज़ फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या है? ओके, फ्रैक्चर पॉइंट क्या है? देखो दोस्तों, फ्रैक्चर पॉइंट है, इट इज़ द पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट व्हिच द फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस, ठीक है। इट इज़ द पॉइंट एट व्हिच द material body fails, okay, fail or break। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी मेटल बॉडी फेल हो जाता है, टूट जाता है, ओके। तो ये था हमारे सारे पॉइंट्स स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का। तो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक क्या होता है, जिस पॉइंट तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, एंड इस रीजन में कोई भी मेटल बॉडी आपका हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका इलास्टिक लिमिट अप टू द पॉइंट व्हिच द मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इस पॉइंट तक क्या है दोस्तों, कोई भी मटेरियल बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस पा सकता है जब हम लोग उसमें से फोर्स को हटा देंगे, ओके। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अपर यील्ड पॉइंट और हाई यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसके बाद जो मटेरियल बॉडी है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू करता है, ठीक है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू करता है। एंड लो यील्ड पॉइंट क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद जो मेटल बॉडी है वो कम्प्लीटली उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। एंड अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। इस पॉइंट के सारे हम लोग क्या दिखाते हैं दोस्तों? मैक्सिमम स्ट्रेस को दिखाते हैं जो कि कोई भी मेटल बॉडी सह सकता है, फेल ना होके, ना टूट के, जितना वो सह सकता है वही है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। देन उसके बाद आता है फ्रैक्चर पॉइंट या फिर फेलर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, कोई भी कह लीजिए। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी मटेरियल आपका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हुक्स लॉ के बारे में।
ये तो था हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अभी हम लोग बात कर लेते हैं हुक्स लॉ के बारे में। क्या होता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या कहता है? तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है, इट स्टेट दैट द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विदिन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ओके, तो हुक्स लॉ क्या कहता है दोस्तों? इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलास्टिक लिमिट तो हमें पता है, हम लोगों ने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में देखा था इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो इलास्टिक लिमिट के आगे तक कोई भी मटेरियल का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही कहता है हुक्स लॉ, ठीक है। अगर आपको हुक्स लॉ पूछा जाए तो आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। चलो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे कि हुक जी ने कहा है कि विदिन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें क्या लाना होगा दोस्तों? एक कंस्टेंट लाना होगा। कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने ई लाए हैं यहाँ पे, ई इज़ द कंस्टेंट, ठीक है, एंड ए इंटू क्या है, स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ठीक है। ये हमें मिलता है हुक्स लॉ से। बहुत ही सिंपल सा बात है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब ये ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज, ई इज ऑल्सो known as modulus of elasticity। ओके, बात समझ में आया? ये ई क्या है दोस्तों? ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है दोस्तों। ये था हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या कहता है? कहता है किसी भी मटेरियल के इलास्टिक लिमिट के भीतर, कोई भी मटेरियल का जो इलास्टिक लिमिट होता है उसके भीतर उसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कर दिया है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए लाना होगा एक कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने लाए हैं ई, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकाले हैं, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। इस ई को कहा जाता है कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका एक अलग नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आज का लास्ट टॉपिक है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं अभी पूछ देता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे हेडिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर आपका ट्रांसवर्सल है या फिर टेंजेंशियल है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर। ठीक है, ओके। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल किस तरह का मटेरियल है उसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मैशिनिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, नेचर ऑफ मैशिनिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। मैशिनिंग क्या होता है दोस्तों, किस तरह से उसको बनाया गया है, ठीक है, वो होता है मैशिनिंग। एंड हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल को बनाने के बाद उसमें हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा TMT बार, ठीक है, TMT बार। तो जो सरिया होता है TMT, उसका अर्थ क्या है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, मतलब इस तरह के बार्स को हीट के सहारे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कैपेसिटी या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हीट से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि इस तरह से उसको बनाया गया है एंड उस पर किस तरह का हीट ट्रीटमेंट किया गया है उसके ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए कर्व भी थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है ना, तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं हुक्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कौन कौन से फैक्टर जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन आपका बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपका आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, देन पॉइसन्स रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एंड उसके साथ हम लोग उसका रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई बराबर करते रहना। एंड दोस्तों मैं आने वाले 2 दिन में MCQ क्लास भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो अप्लाइड फिजिक्स 1 का है, बिल्कुल बिगिनिंग से पहला चैप्टर का MCQ आएगा। ओके, एंड आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे मैं सारे चैप्टर्स के लिए अलग अलग से MCQ का जो क्लास है वो अपलोड करूँगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स से। तो आने वाले 2 दिन में मैं पहला MCQ का क्लास अपलोड करने वाला हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।